गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी नंबर सिस्टम पे, संख्या पद्धति पे, जो कि रीट के साथ साथ समस्त प्रकार की जो अपने एग्ज़ाम्स होते हैं मैथमेटिक्स पर आधारित, उनके लिए एक समान रूप से उपयोगी होगी। तो देखिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसमें हम शुरुआत करते हैं अपने प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या इसमें पढ़ने वाली चीज ये होती है कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, इसको किससे व्यक्त करते हैं और कहां से कहां तक इसका विस्तार होता है। कुछ अन्य चीजें भी इस पर आधारित पूछी जा सकती है। प्राकृत संख्याओं के योग, उनकी बाकी आदि संक्रियाओं पर आधारित भी इन पर प्रश्न बनते हैं। तो हम देखेंगे किस से व्यक्त किया जाए, कहां से कहां तक इसका विस्तार होता है और अन्य संक्रियाएं, प्राकृत संख्याओं पर आधारित अन्य संक्रियाएं, ये आज का अपना एक क्राइटेरिया रहेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि प्राकृत संख्या को देखिए, इसे n से व्यक्त किया जाता है। n से, कैपिटल N से इसे व्यक्त करेंगे, नेचुरल नंबर्स। दूसरा, हम बात करते हैं इसके विस्तार की। तो n जो है प्राकृत संख्या, ये 1 से लेके अनंत तक इसका विस्तार होता है, अर्थात 1, 2, 3 इन्फिनिटिव तक ये संख्याएं जाती है। अब प्राकृत संख्याओं से संबंधित ये प्रश्न उठे कि निम्न में से प्राकृत संख्या से संबंधित कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो फर्स्ट कथन अपने पास है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। तो देखिए, प्राकृत संख्या का विस्तार 1 से लेकर अनंत तक है, तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल सत्य कथन है, 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। क्लियर? दूसरा, अगर हम बात करें, दूसरे कथन की बात करें, प्राकृत संख्याएं अगर क्रमागत 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाए, प्राकृत संख्याओं का योग, भी एक प्राकृत संख्या होती है। अगर यह कहा गया है और आपसे कहा जा रहा है कि सत्य है अथवा असत्य है, तो देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि जो चीज उसमें दी हुई होती है, आप उस संक्रिया को उस संख्या के साथ करके देख लें, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। मान के चलिए, एक अपनी एक प्राकृत संख्या है
इसके बाद में 2 अपनी प्राकृत संख्या है, हमने इसका योग किया, कितना आया 3। तो क्या बताइए 3 प्राकृत संख्या होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि 1 2 3 अनंत तक ये प्राकृत संख्याएं चलती है। तो ये क्लियर ये है कि प्राकृत संख्याओं का योग भी एक प्राकृत संख्या होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो संक्रिया यहां पे ली है हमने, ये संक्रिया है या योग, और संक्रिया कौन कौन सी होती है आपको पता है? योग भी एक संक्रिया है, बाकी अर्थात व्यवकलन ये भी एक संक्रिया होती है, भाग ये भी एक संक्रिया होती है, गुणा ये भी एक संक्रिया होती है। तो संक्रियाएं कितनी हो गई? जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये संक्रियाएं हैं। हमने बात की कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग भी एक प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, बिल्कुल है। दोनों कथन सत्य हैं यहां तक। अब हम बात करते हैं बाकी की। मान लीजिए मैं ये कहूं, तीसरा कथन ये है कि प्राकृत संख्याओं का व्यवकलन जब किया जाता है तो हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। क्या कहा? हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त होती है व्यवकलन करने पर। 2 प्राकृत संख्याओं की बाकी अर्थात घटाव से हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न है कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? ध्यान से देखिए, हमने देखा कि योग हमेशा प्राकृत है, बिल्कुल है, लेकिन 2 प्राकृत संख्याओं की बाकी अर्थात घटाव से हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। क्या ये बात सत्य है? इसको जानने के लिए देखिए, प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। घटाव की बात हो रही है दोस्तों, घटा के देख लीजिए। आपने 4 में से 3 घट, देखो 6 में से 5 घटाया, 1 आया, एक प्राकृत संख्या होती है। आपने 5 में से 4 घटाया, 1 आया, एक प्राकृत संख्या होती है। आपने 6 में से 4 घटाया, 2 आया, 2 प्राकृत संख्या होती है। बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो धनात्मक ही तो मान आएगा, लेकिन प्राकृत आपकी 1 भी है, प्राकृत आपकी 6 भी है। मैं कह रहा हूं 1 में से 6 घटाओ, क्या -5 जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो प्राकृत संख्या के दायरे में आ रहा है? प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। कहां तक जाती है? अनंत तक। तो -5 प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमारा जो कथन था कि 2 प्राकृत संख्याओं की बाकी अर्थात घटाव से हमेशा, इस पे ध्यान दीजिए, हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जो कि गलत है। अगर हम यहां ये देखें कि 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, यानी प्राकृत संख्याओं के घटाव से प्राकृत संख्या भी प्राप्त हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो। इसलिए आपका
ये हमेशा वाला ये जो वर्ड है ये इस कथन को गलत साबित करता है। तो प्राकृत संख्याओं की बाकी अर्थात घटाव से प्राकृत संख्या प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। चौथा जो कथन है वो ये है, मान लीजिए समस्त प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है। विचार कीजिए, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, सबसे छोटी संख्या है प्राकृत संख्या एक, अनंत तक जाती है। अब एक से अनंत तक जारी है तो देखिए समस्त प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, बिल्कुल क्लियर है, धनात्मक होती है। चार कथन हमारे सामने थे। प्रश्न यह है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, यह भी पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा सत्य है, बाकी गलत रहेंगे, एक सही रहेगा। यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो बाकी सब सत्य रहेंगे, एक असत्य रहेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है कि सत्य है अथवा सत्य नहीं है, क्या पूछा गया है। परीक्षा में विद्यार्थी हिचकिचाहट करते हुए सत्य पढ़ लेता है और नहीं है उस नहीं को भूल जाता है। ऐसी गलती, एक आसान सवाल जब गलत होता है तो आपको लाखों विद्यार्थियों से पीछे ले जाता है। शांत और स्वस्थ मस्तिष्क से पूरा प्रश्न पढ़ते हुए समस्त विकल्पों पे चर्चा करते हुए आपको अपना आंसर टिक करना है। दोस्तों, प्राकृत संख्या के बाद हम लेते हैं पूर्ण संख्याएं। हम प्राकृत और पूर्ण का कनेक्शन भी समझेंगे, लेकिन अभी हमने जो चर्चा की है केवल प्राकृत पे की है। और भी बहुत सारी संक्रियाएं हम प्राकृत का पूर्ण से, पूर्ण का प्राकृत से, इनसे रिलेशन समझेंगे। तो नेक्स्ट अपनी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या, हमने अभी देखा कि प्राकृत संख्या जो थी उसको n से व्यक्त किया था हमने, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, ये प्राकृत संख्या थी। अब हम बात करना चाह रहे हैं पूर्ण संख्या। इसको किससे व्यक्त करें, तो व्यक्त किया जाता है इसको W से, होल नंबर। अब देखिए तो पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। इसका जो विस्तार है देखिए W इसमें आएगा 0 1 2 3 अनंत तक, अर्थात पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अब साइड में देखिए प्राकृत संख्या, इधर पूर्ण संख्या, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है हमें। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि प्राकृत संख्या में एक संख्या अतिरिक्त है। ध्यान से देखने में पता चलता है कि वो अतिरिक्त संख्या है आपकी 0। अगर पूर्ण संख्या में से 0 को हटा दिया जाए तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? बिल्कुल है, क्योंकि वो 1 से लेकर अनंत तक जा रही है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक है। तो अब प्रश्न देखिए इसमें क्या क्या बन सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 होती है। बताइए सत्य है का सत्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है।
कथन सत्य है या असत्य है? सबसे छोटी, जैसे हमने पीछे अभी प्राकृत संख्या में देखा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, बिल्कुल होती है। उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं बता सकता। क्यों? अनंत तक विस्तार है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बता सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि ये अंक गणित कहां तक जा रही है कोई नहीं बता सकता। अनंत विस्तार है इसका। इसलिए अब हम देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, या सबसे, हम इसको यूं कह सकते हैं, लिखने में थोड़ा टेक्निकल एरर है इसमें, हम इसको यूं लिखेंगे कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। अब दूसरी क्या संभावनाएं बनती है इसमें प्रश्न बनने की? दूसरी ये बनती है, देखिए, अगर मैं यूं लिखूं समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। ध्यान से पढ़िए, लिखा क्या है। हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या और यहां पर बात कर रहे हैं प्राकृत संख्या की। कोरिलेशन, एक दूसरे से सह संबंध बनाकर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसीलिए यह मस्ट है कि हमारा कंसेप्ट जो है वो शुड बी क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक पे। देखिए, समस्त प्राकृत संख्याएं, मैंने पहले भी कहा था, मैं और कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, जो सेंटेंस में लिखा हुआ है कुछ, उसको आप प्रैक्टिकल करके देखो। समस्त प्राकृत संख्याएं, ये है समस्त प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं भी होती है, देखिए ये है पूर्ण संख्याएं। 1 से अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं, यहां देखिए 0 से अनंत तक पूर्ण संख्याएं हैं। क्या इसमें 1 से अनंत भी शामिल है? इसमें 1 से अनंत भी शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि समस्त प्राकृत संख्याएं अपने आप में पूर्ण संख्याएं भी होती है। लेकिन मैं इसका उल्टा करूं, उल्टा क्या? समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती है। अब देखिए, पहले वाली स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में क्या अंतर है दिख रहा है आपको? समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, प्राकृत पूर्ण बिल्कुल होती है। नीचे वाला स्टेटमेंट देखिए, समस्त पूर्ण संख्याएं, ये है समस्त पूर्ण संख्याएं, अर्थात हमने करके देखा, इसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, अनंत तक है। ये है समस्त पूर्ण संख्याएं। समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती है। अब देखिए, 1 से लेकर अनंत तक की पूर्ण संख्याएं प्राकृत हो सकती है, नहीं होती ही है, होती है। लेकिन क्या आपकी प्राकृत संख्या में कहीं 0 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 0 किस में नजर आ रहा है? पूर्ण संख्या में। तो हम ये कहेंगे कि 0 जो है पूर्ण संख्या, वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो समस्त, इस पे ध्यान देना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर मैं इसको हटा दूं, सपोज कीजिए, और मैंने लिखा पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक प्राकृत संख्या भी है। तो समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। अब ये समस्त वर्ड दिक्कत कर रहा है। दिक्कत क्यों कर रहा है? क्योंकि समस्त में 0 भी शामिल है।
जो कि पूर्ण संख्या है। क्या 0 प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से होती है। इसलिए एक एक शब्द को गहराई से ध्यान से समझते हुए आपको सॉल्यूशन निकालना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी गलती से बचेंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने संक्रियाएं की थी अभी प्राकृत संख्या में, तो वो पूर्ण संख्या में भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, संक्रियाएं मैंने बताई अभी आपको, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ये 4 संक्रियाएं होती है। तो हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या यानी W1 यहां से 0 1 2 3 अनंत तक। अब हम सबसे पहले संक्रिया लेते हैं योग वाली संक्रिया। मान लीजिए हमने योग के अंदर यह कहा कि पूर्ण संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या होती है। देखिए हमने 1 + 2 किया, 2 + 5 5 किया, क्या आंसर आ रहा है? 3 7। क्या 3 एक पूर्ण संख्या है? क्या 7 एक पूर्ण संख्या है? हमने 0 + 1 किया, क्या वैल्यू आई? 1। क्या 1 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। 0 1 2 3। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि योग जब किया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का जो योग है वो एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। अब हम इसके बाद में बाकी या व्यवकलन की बात करें। क्या तो पूर्ण संख्याओं की बाकी जब की जाती है, उनका व्यवकलन जब किया जाता है, तो क्या पूर्ण संख्याएं प्राप्त होगी हमेशा, या कभी हो सकती है और कभी नहीं हो सकती है? क्या सिचुएशन बनती है? देखिए मान लीजिए आपने 4 में से माइनस किया 1, तो क्या आया? 3 आया। तो व्यवकलन यहां पूर्ण संख्या है। आपने 3 में से माइनस किया 2, कितना आया? 1, यह भी पूर्ण संख्या है। आपने 4 में से माइनस किया 4, क्या आया? 0, यह भी पूर्ण संख्या है। अब देखिए क्या मैं माइनस करूं 5, बाकी की बात चल रही है, 5 इसको 6 में से माइनस करता हूं मैं, कितना आता है? -1। तो क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और -1 का जो क्राइटेरिया है वो 0 से छोटा है। 0 1 2 3 4 अनंत तक वो प्राकृत संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हमारा जो कंसेप्ट है कि बाकी करने पर पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त होगी, ये असत्य साबित हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं को जब आपस में घटाया जाता है तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो सकती है और नहीं भी हो सकती।
तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, ये कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की, और गुणा किसका किससे किया जा रहा है, तो पूर्ण संख्याओं का। और पूर्ण संख्या देखिए 0 1 2 3। अब हम गुणा की बात करें, ये जो गुणा है ये पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी? देखिए 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5। किसी को भी किसी से गुणा करके देख लीजिए आप, 6 इंटू 2 12। क्या निष्कर्ष निकल रहा है डियर फ्रेंड्स? निष्कर्ष ही निकल रहा है कि जब आपने 0 को 1 से गुणा किया वैल्यू आई 0, जब 1 को 1 से गुणा किया वैल्यू आई 1, जब 1 को 5 से गुणा किया वैल्यू आई 5, और जब 6 इंटू 2 किया आपने तो 12। हम देख रहे हैं कि 0 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है, 12 पूर्ण संख्या है, अनंत तक है ये। इसका तात्पर्य ये है, हमने योग किया था तब भी और गुणा किया है तब भी, तो पूर्ण संख्याओं का गुणा हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ओके फ्रेंड्स, बात है डिवाइडेशन की, भाग की। तो हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या जब दो पूर्ण संख्याओं में आपस में डिवाइडेशन किया जाता है तो क्या हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है? क्या कभी होती है और कभी नहीं होती है? देखिए, मान लीजिए आपने 6 को डिवाइड किया 2 से, आपका आंसर आया 3। 6 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, बिल्कुल है। तो हमने जब डिवाइड किया तो 3 आया, 3 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। मान लीजिए आपने इसी 6 को डिवाइड किया 0 से, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, इससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी? जीरो से जब किसी संख्या में, हाँ क्लास में जीतू, जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो क्या आता है? अनंत आता है, इन्फिनिटिव आता है। और 0 में यदि 6 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा? 0 में यदि 6 का भाग दिया जाए तो 0। 0 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन अनंत तक जा रही है ये, इसका वैल्यू पता नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हमने 3 में डिवाइड किया 2 से, 3 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, भाग दिया, वैल्यू क्या आई बताइए? क्या वैल्यू आई? 1.5। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भाग देंगे तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आज हमने नंबर सिस्टम के अंदर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की जानकारी ली है। तो उम्मीद करता हूं आपकी चैप्टर समझ में आया होगा, और किन्हीं कारणों से जो वीडियो है थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन जल्दी ही आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन से पहले पूरा कवर करा दिया जाए। समस्त प्रकार के एग्जामिनेशंस के लिए आपको भरोसा रखना है उड़ान क्लासेज पर। हाँ, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।